डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में पूरे जोश और होश के साथ चल रही होगी। उसी क्रम में हम लोग आज बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो वर्ग 2 यानी 11 से 12 के लिए जो हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बतौर राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज चौथा श्रृंखला है और इसे आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। बतौर रिवीजन हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप जितना आपने अब तक जितना पढ़ा उसी को ध्यान में रखकर रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा नहीं 70 क्वेश्चन है। तो आइए अब बीपीएससी द्वारा आयोजित जो 7th फेज की सेकंड फेज की जो रिक्रूटमेंट है जो दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और इसका क्रम है चौथा। प्यारे दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन में भी डाउट हो या और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक आपसे और गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य निम्नलिखित में से किस विचारक के समान नारी को पुरुष से निम्न मानता है? तो जो आपका अरस्तु है, नारी को यानी स्त्री को पुरुष से कमतर आंकता है। तो ये कौटिल्य भी उसी विचारधारा का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में अपनाया है। तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में अतिवादी मार्ग अपनाया है। अगला प्रश्न है कि राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी उतना ही ध्यान देता है। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईसीएस परीक्षा अच्छी श्रेणी उत्तीर्ण होने के बावजूद श्री अरविंद को अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि घुड़सवारी में असफल हो गए थे। प्रश्न देखिए अगला कि अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं, अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए भी हमें कार्य करना है, उनके लिए जीवन देना है। यह किसका कथन है? तो ये श्री अरविंद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6, अरविंद घोष के मतानुसार भारत को स्वतंत्रता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी संसार को भारत के किस संदर्भ में मार्गदर्शन की आवश्यकता है? तो ये होगा आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। याद रखिए, जो उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हो। यह मेडिसन विस्कॉन्सिन ही था जो लॉ फॉल प्रोग्रेसिविज्म का घर है, जहाँ यहूदी और यूरोप में उत्पन्न सहपाठियों के साथ बैठकर मैंने मार्क्सवादी प्याले से उसकी विचारधारा का भरपेट आस्वादन किया। यह कथन इनमें से किसका है? ये कथन आपका जयप्रकाश नारायण का है। अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के शब्दों में वह कौन से आरंभिक अनुभव थे जिन्होंने मेरे अवचेतन मन पर पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की नींव डाल दी? सहानुभूति मेरे भीतर नहीं थी, परंतु ऊपर के चेतना स्तर पर निश्चय ही इसे डैश उभार कर लाया। तो कौन सा तत्व है? तो है आपका मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समाजवाद का उद्देश्य समाज का सुमेलपूर्ण और संतुलित विकास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जयप्रकाश नारायण का है। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता है ये और दलविहीन लोकतंत्र के समर्थक। प्रजातंत्र की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। जब एक लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक गुण यथेष्ट रूपेण विकसित नहीं होते तब तक सर्वोत्तम संविधान और राजनीतिक पद्धति से कुछ नहीं होगा। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन भी आपका जयप्रकाश नारायण का है। अगला प्रश्न देखिए कि लोगों की स्वायत्तशासित संस्थाओं को नीचे से ऊपर उठना चाहिए और लोगों के विचारों, उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होकर सीधे उनके नियंत्रण में होना चाहिए। यह किसने कहा है? तो ये कथन भी आपका जयप्रकाश नारायण का है। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास, नीतिशास्त्र, दर्शन और विधि तक अपने को सीमित रखने वाला उपागम क्या कहलाता है? तो ये आपका परंपरागत उपागम है।
क्वेश्चन नंबर 13, अधिनायकवादी राज्यों में किस प्रकार की दलीय प्रणाली होती है? तो अधिनायकवादी जितने भी स्टेट हैं, अधिनायकवादी जितने देश हैं, उसमें जो दलीय व्यवस्था है वो एक दलीय है, वन पार्टी सिस्टम होती है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा किसका मानना है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? तो प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता कौन मानता है? जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक उत्पाद के विकास को श्रम के विभाजन से संबंधित किया है? तो है आपके एडम स्मिथ। अगला कि निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? बहुलवादियों के अनुसार जो राज्य का मुख्य कार्य यह है कि विभिन्न समूहों तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। जितने भी बहुलवादी हैं वो संप्रभुता के विरोधी हैं, और जितने मतलब कि संप्रभुता के समर्थक होंगे वो बहुलवाद के विरोधी होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। याद रखिए जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मिसा है वो आपका आपातकाल के दौरान लागू किया गया था, जब 1975। इसके अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह है आपका कांट। मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के जो रचनाकार हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विचारकों में किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा? नोबेल सेवेज या उदात्त जंगली या आदर्श बर्बर, ये जो भी उपमा है किसके द्वारा दी गई? तो ये रूसो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य ने वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो है आपका सिटीजन एंड चर्चमैन में। क्वेश्चन नंबर 23, किसका मत है राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है और आपको इसको कभी भी किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ती कथन मैकाइवर का है। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है या राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ये कथन आपका अरस्तु का। और राज्य का बृहद रूप किसने कहा? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है कौन का? प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका जो प्रशासनिक अध्यक्ष हुआ है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्न में से किसकी नियुक्ति की सिफारिश नहीं करता है? तो है आपके राजकोष का प्रथम लॉर्ड, बाकी सबकी सिफारिश नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है, लेकिन राजकोष का प्रथम लॉर्ड के लिए सिफारिश नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 27, थर्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट यानी थर्ड वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो थर्ड वर्ल्ड यानी तृतीय विश्व की अवधारणा का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया? एक तो फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सॉवी और गुटेनबर्ग आंदोलन के जितने नेता थे वो, और माओ जेडोंग के द्वारा। 1 2 3 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन और कारण से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और पॉलिटिकल साइंस खासकर जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चैनल पर कंटेंट अवेलेबल है। खासकर जो अब तक 16 प्रैक्टिस है और ये चौथा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, लगभग ऐसे वीडियोज़ अपलोड हैं, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके उसका लाभ ले सकते हैं। और प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति को कभी भी अनुमान समिति की जुड़वा बहन बताया जाता है। जो एस्टिमेट कमेटी है उसको किसको? लोक लेखा समिति को की जुड़वा बहन के रूप में हम इसको जानते हैं। ये कथन आपका सही है। लोक लेखा समिति एवं अनुमान समिति का कार्य अनुपूरक है, ये कथन भी सही है। तो दोनों सही हैं, ए और 8 दोनों सही हैं और ए का 8 सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में प्रशासन का संसदीय आयुक्त उत्तरदायी है किसके प्रति या किसके लिए? तो ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय आयुक्त जो होता है
वो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की जांच करने के लिए होता है। अगला प्रश्न कि प्रशासनिक विकास की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रशासनिक जो विकास है उसकी जो विशेषताएं देखिए कौन कौन सी सही होंगी इसमें से। एक तो प्रशासनिक नीतियां जो हैं, प्रशासनिक नीतियां और योजनाएं सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, सही है। प्रशासनिक विकास का तात्पर्य प्रशासनिक मशीनरी के विकास से है, सही है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना एवं कार्यों में वांछित परिवर्तन समाहित होता है, ये भी सही है। ये प्रशासनिक संस्कृति से संबंधित है, ये कथन भी सही है। चारों कथन इस संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि मानवीय प्रयासों का परिणाम है। जो अभिवृद्धि है मानवीय प्रयासों का परिणाम है, ये कथन आपका W.A. लेविस साहब का है। अगला प्रश्न देखिए कि नागरिकों को कल्याण उपलब्ध कराने के राज्य की तुलनात्मक क्षमता को मापने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने रूपरेखा बनाई थी। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के नाम से जाना जाता है। HDI, इसमें जी की जगह आई होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न प्रतिवेदनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आयंगर प्रतिवेदन है, फिर उसके बाद गोरवाला प्रतिवेदन है, फिर है आपका एप्पलबी प्रतिवेदन और चौथे नंबर पर आएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो इसमें जो तुलनात्मक राजनीति का विकास का जो प्रारंभिक चरण है उसमें उससे संबंधित आपकी EH कार है। बाकी ये तीनों लोग जो हैं उससे परंपरागत और तुलनात्मक राजनीति अभी विकसित नहीं हुई उससे संबंधित है। इसके विकास में तो सहायक है, लेकिन प्रारंभिक विकास चरणों में EH कार। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं। तो जो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो नगर पालिकाओं की स्थापना की गई तो उसमें जो कार्य करने के जो उनके अधिकार प्राधिकार है वो 18 प्रकार के मद में है, तो मदों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में तनाव रखने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। देखिए सही बात, पहचान नहीं की गई है। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसे संघ और राज्यों में विवाद या तनाव उत्पन्न नहीं होता है। तो तनाव उत्पन्न के कारण एक तो आपका 356 यानी राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल की भूमिका भी संदेहास्पद होती है और केंद्र वित्तीय संबंध भी, ये भी इसमें संदेह होता है। तीनों ही जो है तीनों से तनाव उत्पन्न होता है, परंतु जो आपका अंतर्राज्य परिषद ऐसे नहीं होता है। तो ऑप्शन सी ये केवल ए सही है, इससे आपका संघ और राज्यों में तनाव नहीं होता है। ये जो आंदोलन है इससे आपको मैच करना है। चिपको आंदोलन आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। GS का प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा है, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर है, सूचना का अधिकार आंदोलन और गुणा रॉय और तेलंगाना आंदोलन जो है के चंद्रशेखर राव। तो इसका जो सही आंसर है 37 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 38, हम संविधान के अंतर्गत आते हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए लागू हो सकता है। तो ये अमेरिका में तो है ये प्रणाली, लेकिन उसके अलावा हम भारत के संदर्भ में ये लागू हो सकता है या हम ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली यानी जो कांग्रेस सिस्टम का जो कंसेप्ट दिया किसके द्वारा दिया गया। तो रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली। तिलक द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। तो तिलक के द्वारा कौन सी रचित पुस्तक या रचना नहीं है। तो है आपका लाइफ डिवाइन, ये श्री अरविंद के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है। तो राज्य और क्रांति का जो उसने सिद्धांत लिया फ्रांसीसी क्रांति की परंपरा से उसने लिया है मार्क्स ने। अगला है कथन और कारण कि धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के
क्षेत्र दोनों से धर्म गायब हो गया है, ये कथन आपका सही है। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये नहीं है, क्योंकि धर्म एक मात्र नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को या अपने संबंधों को समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद जो है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो अनुच्छेद 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा गया। ठीक है, भारत साम्यवादी पार्टी। अगला प्रश्न है 45, कांग्रेस ने अवाड़ी अधिवेशन 1956 में किसके संबंधित नीति को स्वीकार किया, यानी किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया। तो उसने समाज का समाजवादी ढांचा स्वरूप को अवाड़ी अधिवेशन में स्वीकार किया, जो कि 1956 में हुआ। 46, निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। तो निर्बल शक्तिशाली राज्य कहने वाले वो हैं आपके लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हैं आपके एंथनी डी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, उसमें से जो आपका सही कथन है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 49, अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों से परिचित होता है वे हैं कौन कौन से, यानी जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उनकी विशेषताएं आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो कौन कौन सी विशेषताएं, आइए देखिए। तो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका में है, जो कि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, सही है। राज्याध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, ये भी सही है और ये भी सही हुआ। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, कथन सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल नहीं। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं हराल्ड लासवेल हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है उसका अर्थ ये है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन हो, विधि का शासन हो, नागरिक अधिकार उसमें हो और सीमित शासन हो। चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 52, निम्न में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था या कौन सा संविधान है जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है। तो आपका कनाडा का संविधान है और भारत का संविधान है। लेकिन आप ये जो केंद्र की शक्तियां जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास हैं, तो ऐसा अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो सार्टोरी के राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण का आधार नहीं है, कौन सा इसमें से, दलों में विखंडन की मात्रा। 54, संसदीय शासन सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो संसदीय शासन का जो विकास सर्वप्रथम हुआ ब्रिटेन में हुआ। सामुदायिक दबाव गुटों का मुख्य कार्य क्या है। तो सामुदायिक दबाव गुटों का जो मुख्य कार्य होता है कि मांगों का समुचीकरण करते हैं, वो जो प्रेशर ग्रुप है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त जो अधिनियम आया किस एक त्रुटि को दूर करने के लिए पारित किया गया। तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत के संवैधानिक इतिहास में यह एक्ट एक महत्वपूर्ण प्रगति चिन्ह था जिसने इंग्लैंड के कंपनी के ढांचे को बदल दिया। भारत में प्रशासनिक परिवर्तन किए और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन करने का प्रयास किया। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो इसमें
कौन सा संघीय विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए संघीय विशेषताओं में एक ही नागरिकता होती है, लेकिन दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है जो कि संघीय व्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, वह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है या उपबंधित है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रांत की स्वायत्तता का प्रवेश हुआ, तो भारत में प्रांत की स्वायत्तता का जो प्रवेश हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम था ये। अगला प्रश्न देखिए 61, नीचे दिए हुए मूल अधिकारों में से किस अधिकार को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा? तो भारत में जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की संस्तुति प्रसंग द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया गया है? तो है आपका वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न, मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी एक बड़ी आकांक्षा है कि शांतिपूर्ण मौत में इसकी मैं मदद कर सकूँ या सहायता करना है, जब किसने कहा? तो ये थे आपके जो लॉर्ड कर्जन है, इनकी उक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 64, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जिससे ये भारतीय में राष्ट्रीय स्तर पर इनको बाहर दिया, नेता बना दिया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो स्वराज पार्टी से संबंधित आपके MR जयकर, CR दास, मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो स्वराज पार्टी से जो संबंधित नहीं थे PR दास, बाकी 3 लोग स्वराज पार्टी से संबंधित थे, जिसकी स्थापना 1923 में की गई। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित आपका बलवंत राय मेहता समिति है। क्या दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि हम लोग BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। उसी में ये जो आपका पार्ट 4 है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जितना भी है ये बतौर आपके रिवीजन के लिए, आप इसको ज़्यादा लेकर टेंशन या मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन के लिए है। और प्रश्नों की जो श्रृंखला है या जो भी उसके द्वारा पूछा गया, तो ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा इजी पूछा गया, मॉडरेट है, उसी आधार पे इसको हम लोग बताओ रिवीजन कर रहे हैं। ना कोई समझ में आए तो आप जो आपको लगता है मेरे टॉपिक मैं नहीं पढ़ा हूँ या इससे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगला एक और चीज़, हाँ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है? तो पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद पर। क्वेश्चन नंबर 69 कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों या जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं की सूची भारतीय संविधान जिस अनुच्छेद में दी गई है वो है, एक तो भाग 4 क और अनुच्छेद 51A या 51 क में शामिल है आपके मौलिक कर्तव्य। याद है 1976 में और कौन सा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया। ऑप्शन 18 जुलाई को ये एक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्णतः पारित हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BPSC PGT के लिए पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको हमने सॉल्व किया। बताओ रिवीजन के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। अब इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।